नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर जनरल एग्रीकल्चर और सीड की जो टॉपिक है उस टॉपिक से जो आपकी पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जो एग्रोनॉमी था, एग्रोनॉमी के कंप्लीट जो क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम के अंदर पूछे गए आज तक के पिछले एग्जामों में, वो क्वेश्चन मैंने आपको लगभग वीडियोज के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। आज एग्रोनॉमी की जो अंतिम क्लास है उस अंतिम क्लास के अंदर बात करेंगे कुछ सीड की, कुछ आपके क्रॉप रोटेशन की, कुछ जनरल एग्रीकल्चर की। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों। यहां क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर देखिएगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जो मैंने आपको क्रॉप रोटेशन के अंदर बताया था। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है मक्का, एक आता है गन्ना, एक आता है आपका गन्ना पेडी और एक आता है आपका गेहूं की फसल चक्र सघनता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो है फसल चक्र है वो किस प्रकार का फसल चक्र है। एक जगह दे रखा है आपको 1 वर्षीय, एक जगह दे रखा है आपको द्विवर्षीय 3 वर्षीय, एक जगह दे रखा है आपको 4 वर्षीय और एक जगह दे रखा है आपको 5 वर्षीय। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्रॉप रोटेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी अपन बात करेंगे। यहां क्रॉप रोटेशन की भी बात करेंगे। ये क्रॉप रोटेशन कौन सा है, तो यहां पर देखिएगा जो आपका मक्का है, मक्का एक प्रकार की 6 माही क्रॉप है। लेकिन जिसे गन्ना और गन्ना पेडी की बात करेंगे ये 2 साल की क्रॉप है आपकी। और यहां पर जो गेहूं है, गेहूं भी आपके क्या है 6 माह की क्रॉप है। तो आपका गन्ना और गन्ना पेडी की जो क्रॉप है वो क्या है आपका द्विवर्षीय, और आपका जो मक्का और जो गेहूं है वो किस प्रकार की क्रॉप हो गई आपके, ये दोनों 6 महीने की मक्का और 6 महीने की गेहूं, इसलिए 1 वर्ष की तो हो गई मक्का और गेहूं, और बीच के अंदर आपने क्या डाल दिया 2 वर्षीय गन्ना और गन्ना पेडी डाल दिया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो फर्स्ट जो है ऑप्शन वो द्विवर्षीय, सेकंड ऑप्शन है 3 वर्षीय, थर्ड ऑप्शन है 4 वर्षीय और चौथा जो है 5 वर्षीय। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका फसल चक्र दे रखा है वो किस प्रकार का है, ये फसल चक्र है आपका 3 वर्षीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहां देखिएगा जो मक्का है 6 महीने का है, गन्ना और गन्ना पेडी क्या है आपका द्विवर्षीय है, और गेहूं है आपका वो कितना है 6 माही। इस प्रकार से ये क्रॉप रोटेशन जो है ये आपका 3 वर्षीय क्रॉप रोटेशन है। अब बात की जाए कि ये किस एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है, तो यहां देखिएगा दोस्तों 2002 जेट जो एग्जाम थी उस 2002 जेट एग्जाम के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है संकर मक्का का आधार बीज पैदा करने के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा आइसोलेशन डिस्टेंस, जिससे पृथक्करण दूरी कहा जाता है। ये क्या होता है, तो दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दोनों खेतों के मध्य दूरी रखी जाती है उस दूरी को आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहा जाता है। तो यहां पर बात करेंगे जो संकर मक्का है, संकर मक्का के प्रमाणित बीज की जो दूरी होती है वो प्रमाणित बीज की दूरी कितनी है आपके 300 मीटर। लेकिन यहां पर आधार बीज की दूरी की बात करें तो आधार बीज की जो दूरी है वो कितनी है आपके 600 मीटर। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है 600 मीटर, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जेट 2002 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है। तो अपन आनुवंशिक शुद्धता की बात करेंगे, जेनेटिक प्योरिटी जो होता है, जेनेटिक प्योरिटी सर्वाधिक किस सीड के अंदर होता है। तो देखो एक दे रखा है आपके प्रमाणित बीज दे रखा है, एक दे रखा है आपके आधार बीज दे रखा है, एक आपके मूल केंद्रक बीज दे रखा है, एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 है जो न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितनी आपके 100% होती है। ये क्वेश्चन आपकी जेट 2003 के जेट के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स एक बार देखिएगा, सबसे ज्यादा जेनेटिक प्योरिटी जिसे आनुवंशिक शुद्धता कहते हैं ये कौन से बीज में सर्वाधिक होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 है न्यूक्लियस सीड, जिसे मूल केंद्रक बीज कहा जाता है, जिसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है आपके 100% होती है। जेट 2003 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा
क्वेश्चन नंबर जो 4 है, प्रजनन द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है। तो प्रजनन द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न जो बीज है, यहां पर देखिएगा पहला सीड है जिसे केंद्रक, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड आपका आधार बीज, ऑप्शन थर्ड आपका प्रमाणित बीज, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका पंजीकृत बीज। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो प्रजनन द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है, ब्रीडर के द्वारा सर्वप्रथम जो उत्पन्न बीज है वो कौन सा आपका आधार बीज है। इसलिए चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है जेट 2004 में। ब्रीडर के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा बीज उत्पादित किया जाता है, वो उत्पादित किया जाता है आपका आधार बीज। ठीक है, यहां पर जो प्रजनक है, प्रजनक के द्वारा कौन सा सीड तैयार किया जाता है, वो है आपका आधार बीज। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है एग्रीकल्चर शब्द की बात करेंगे, जिन शब्दों के आगे कल्चर शब्द लगा हुआ रहता है वो लैटिन भाषा के शब्द है। तो यहाँ एग्रीकल्चर, एग्रीक प्लस कल्चरा जो है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ जेट 2004 जो एग्जाम था, उस जेट 2004 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का प्रतिशत क्या है। एक बार दोस्तों मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लास के अंदर इसको समझाया था। मैंने कहा था आपको कि अपना जो भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 32 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहां राजस्थान का जो एरिया है 3,42,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। तो अपन कह सकते हैं कि भारत का एरिया यदि 100% है तो इस 100% में राजस्थान का जो परसेंटेज है वो कितना है, 10.4। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है, और ये जेट 2006 के अंदर आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में अपन बात करेंगे फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे किस प्रकार से डाला जाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि खेतों के अंदर, फसलों के अंदर आप जो भी फर्टिलाइजर डालते हो उस फर्टिलाइजर की जो दक्षता प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड आप बेस्ट अपनाते हो। तो उस बेस्ट मेथड की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए का बखेर कर, एक आता है बीज तथा उर्वरक को मिलाकर, एक आता है बीज सह उर्वरक ड्रिल द्वारा डालना, और एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करेंगे बीज और उर्वरक जो है उसको मिलाकर डालते हैं तो कई बार फर्टिलाइजर का सीधा संपर्क सीड में आने पर सीड जर्मिनेशन में कमी आती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, बीज सह उर्वरक ड्रिल द्वारा डाला जाता है। बीज और उर्वरक को अपन क्या करते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे ये किस सन के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखो जेट 2006 है, जेट 2006 के अंदर जो 7 क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित में, राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित के लिए मिश्रित शस्य क्रम को ज्यादातर अपनाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान के अंदर जो किसान है वो आपके जो मिश्रित शस्य उत्पादन है, यहां पर बात करेंगे। देखो जो बारानी क्षेत्रों में मिश्रित शस्य क्रम है वो अपनाने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा कि बारानी क्षेत्रों में मिश्रित फसल उगाने का मुख्य उद्देश्य है, इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 वर्षा के जल की दक्षता प्राप्त करने के लिए, मिश्रित शस्यक्रम से अधिक उपज लेने के लिए, एक आता है फसल खराब होने की स्थिति में आश्वासन प्राप्त करने के लिए। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो 3 इसका राइट आंसर होगा। जेट 2006 के अंदर ये आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा मिक्सड क्रॉपिंग का जो मेजर ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ये रहता है कि एक फसल यदि नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल से अपन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका मेजर ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8-9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, भूरी क्रांति, एक आता है पीली क्रांति, एक आता है हरित क्रांति, एक आता है नीली क्रांति। तो यहां पर देखिए उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से
और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। तो यहां पर जो पीली क्रांति है ये सरसों से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, मोस्टली सरसों से संबंधित है, इसलिए राजस्थान सरसों के उत्पादन में पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। इसलिए क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा वो बी है, पीली क्रांति। और जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों देखिएगा 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बात करेंगे वायु की गति मापने के लिए उपकरण को, या वायु की गति मापने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो वायु की गति जो उपकरण मापता है उसे कहा जाता है एनीमोमीटर या वायु गति मापी। तो यहां पर देखिएगा एक आता है विंड वैन है, बिल्कुल गलत है ये आपके ऑप्शन में, जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। अल्टीमीटर गलत है। बैरोमीटर जो वायु की दाब को मापता है, ये वायु की दिशा को मापता है। यहां पर बात करेंगे एनीमोमीटर जो वायु की गति को, स्पीड को मापने का काम करता है कि वायु किस गति से बहने का काम कर रही है। तो यहां पर एनीमोमीटर क्या है, इसका राइट आंसर है। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेट 2007 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर देखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके वर्तमान जो महानिदेशक है तो देखो एक आता है कांतिलाल भूरिया, एक आता है डॉक्टर IS अयप्पन है, शरद पवार है, एक आता है CD मई है। तो 2007 की एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उस कंडीशन के अंदर इसका जो आंसर था वो क्या था, डॉक्टर AS अयप्पन। जेट 2007 की एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखो बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन कह रहा है दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है। तो आपने देखा होगा जो दीमक है, जो आपका टर्मिस है, ये क्या करती है, पौधों की जड़ों के अंदर, भूमि के अंदर रहती है और पौधों की जड़ों को खाकर क्या करती है, नष्ट करती है। तो आपसे पूछा जाए कि दीमक पादप के किस भाग को नष्ट करती है, तो पहला ऑप्शन है तना, एक आता है पत्तियां, एक आता है जड़ और एक आता है फूल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो आंसर है वो क्या है, जड़ को यह नुकसान करती है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपन बात करेंगे दीमक पौधे के कौन से भाग को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, तो वो जड़ को सबसे नुकसान पहुंचाती है। जेट 2007 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, कोटा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपना कोटा है उस कोटा के अंदर किस उर्वरक का प्लांट है। तो यहां पर देखिएगा एक है टाटा केमिकल्स, एक आता है इंडोगल्फ, एक आता है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। तो यहां पर एक देखा है इफको, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का जो प्लांट लगा हुआ है वो आपके राजस्थान के किस जिले में लगा हुआ है, कोटा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2008 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का जो प्लांट है वो कहां पर लगाया गया है, तो ये राजस्थान के कोटा के अंदर ये प्लांट लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 14, राजस्थान के एरिड रीजन क्षेत्र का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। देखिएगा राजस्थान के एरिड क्षेत्र का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तो यहां पर मुख्य फसल चक्र की बात कर रहे थे। एक आता है बाजरा प्लस गेहूं, एक आता है उड़द प्लस सरसों, एक आता है मक्का प्लस सरसों। अब आपके सामने कंफ्यूज है कि इन तीनों के अंदर से किसको आंसर माना जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर 2 के बारे में एक बार अपन डिस्कस करते हैं। राजस्थान के अंदर वाटर का क्या होता है, बिल्कुल अभाव होता है, यहां पर ड्राई कंडीशन है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंदर मोस्टली उन फसलों को लगाएंगे जो पानी को कम अवशोषित करते हो या पानी के अंदर, कम पानी के अंदर भी बढ़िया प्रोडक्शन देती हो और नमी संरक्षण का कार्य करती हो। तो ऐसा जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो राजस्थान के एरिड रीजन क्षेत्र के अंदर मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम जो है जेट 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है, उड़द और सरसों की फसल है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, बीटी कपास का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है। तो दोस्तों बीटी कपास का जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एरिया है वो एरिया आपके महाराष्ट्र में है। तो देखते हैं महाराष्ट्र कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र है।
ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो है आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका पंजाब में है। तो दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन था, बीटी कपास का सर्वाधिक जो एरिया है वो एरिया कौन से राज्य में है, आपके महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन से होने वाला लाभ है कि जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस से फसल उत्पादन में सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए ज्यादा बारिश से फसल का बचाव होता है, व्याधियों तथा कीटों से बचाव होता है, एक आता है ऑफ सीजन में फसलें ली जा सकती है, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से सभी। तो देखो यहां बात करेंगे अतिरिक्त बरसात से बचाव होती है, मानते हैं, कीट व व्याधियों से भी बचाव होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस जो है आपका, या आपका ये पोली हाउस लगाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है ऑफ सीजन उसके अंदर क्रॉप ली जा सकती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका राइट आंसर है, और ये जेट 2008 की एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ब्रोडेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो देखो दोस्तों एक बार आपकी जेट के एग्जाम के अंदर पूछा गया, ब्रोडेक्स मिश्रण जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ब्रोडो मिश्रण का निर्माण जो प्रोफेसर मिलार्डेड है, उस मिलार्डेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। कॉपर है, चूना है, पानी है, इसके सॉल्यूशन से इसका उपयोग, ये इसका निर्माण किया जाता है, और मोस्टली ये फंजीसाइड का कार्य करता है। तो यहां पर देखिए जो ब्रोडेक्स मिश्रण का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो पोषक तत्वों को देने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है पाले के बचाव के लिए। तो यहां क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर क्या होगा, फफूंद जनित जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से प्लांट को बचाने के लिए इस मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, वर्ष 2011-12 में भारत के खाद्यान्न उत्पादन के लिए अनुमान है कि 2010 और 11 के अंदर भारत के अंदर जो खाद्यान्न प्रोडक्शन था वो कितना था। तो यहां पर देखिएगा 2000 आपके 10-11 के अंदर खाद्यान्न प्रोडक्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 219.21 मैट्रिक टन, 210 मैट्रिक टन, 215.88 मैट्रिक टन, और ऑप्शन नंबर 4 है 421.60 मैट्रिक टन। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 2010 और 2011 के अंदर भारत के अंदर कुल खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 421.60 मैट्रिक टन था। ये जेट 2010 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिएगा प्रमाणित बीज के लेबल का रंग कैसा होता है। तो देखो प्रमाणित बीज के बारे में बात करेंगे, बीज पहला न्यूक्लियस सीड, एक आता है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, और एक आता है सर्टिफाइड सीड। जो प्रमाणित सीड है उसके लेबल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला। और ये जो है किसानों को दिया जाने वाला बीज है, और ये आपके जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ICAR स्थित है, यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारत का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। 16 जुलाई 1929 के अंदर इसकी स्थापना की गई, इसी कारण आपने देखा होगा 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है नई दिल्ली, इसका राइट आंसर है। जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ICAR के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, राजस्थान में सस्य सघनता लगभग है। तो राजस्थान के अंदर सस्य सघनता है, जेट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखो 128% सस्य सघनता थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, 130। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2011 की एग्जाम के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सस्य सघनता लगभग कितनी है, तो वो थी आपके 130%। इसका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपके 21 का थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा,
देश के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिवीज हो चुका है। यहां अपन बात करेंगे 10.4 था, यहां ऑप्शन के हिसाब से 10 राइट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका इंपोर्टेंट जो आंसर है वो है। और ये जेट 2011 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने की क्रिया को कहा जाता है। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती की अपन बात कर रहे थे। मिश्रित खेती के अंदर क्या होता है कि पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों क्रिया एक साथ की जाती है, वो क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। लेकिन जब आप एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हो, उस प्रणाली को अपन क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि या मिश्रित शासन। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है, बी है इसका राइट आंसर है। और ये जेट 2012 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है वो देखिएगा, वाणिज्यिक काश्त फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं? तो वाणिज्यिक काश्त या फसल उत्पादन के लिए किस प्रकार के बीज जारी किए जाते हैं? सीधा सा अर्थ यह है, किसानों को वाणिज्यिक स्तर पर बेचने के लिए जो अपन फसल बुआई करते हैं या जो भी अपने किसान खेत में बोते हैं, वो बीज कौन सा है? तो यहां बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 है प्रजनक बीज, बिल्कुल नहीं है। आधार बीज बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो प्रमाणित बीज आता है, ये वाणिज्यिक दृष्टि से उगाने के लिए मुख्य उत्तरदायी सीड है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। जेट 2012 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 25 है, उस क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिवीज हुआ है। यहां बात करेंगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की बात करेंगे, वायु वेग मापी। ठीक है, यहां पर देखिए का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां पवन की दिशा, विंड वैन का प्रयोग किया जाता है। पवन का वेग बिल्कुल राइट आंसर है। ये एनीमोमीटर है, वायु की गति को मापने का कार्य करता है। एक आता है वायुमंडलीय दाब और एक आता है उपरोक्त सभी। तो यहां ऑप्शन नंबर जो बी है वो इनका राइट आंसर है कि एनीमोमीटर वायु के वेग को मापने का कार्य करता है कि वायु की जो गति है वो पर हावर इस हिसाब से कितनी गति से ये दौड़ रही है, कितनी गति से ये बह रही है। ये आपके 2012 के जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वहां पर 26 जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, बीज का वानस्पतिक मान। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहां पर देखो एक आता है, यह है वास्तविक उपयोगिता। बीज की जो वास्तविक उपयोगिता का मान है, जिसे अपन आरवी कहते हैं, रियल वैल्यू है, का मान किस पर निर्भर करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरवी आता है, इसका एक फॉर्मूला आता है, आरवी बराबर जीपी इंटू पीपी बटेवा 100। तो यहां पर देखिएगा ये क्या है आपका रियल वैल्यू। वास्तविक उपयोगिता का मान बराबर जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज क्या, ये सॉरी जेनेटिक प्योरिटी, ये जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज। तो यहां पर बीज का अंकुरण परसेंटेज क्या है? ये जर्मिनेशन परसेंटेज। और पीपी क्या है? भौतिक शुद्धता है। इस प्रकार से बटे हुए में क्या है? 100 है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, बीज का वास्तविक उपयोगिता का जो मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? जर्मिनेशन परसेंटेज और पीपी परसेंटेज। यहां 1 व 2 दोनों, ये आपकी जेट एग्जाम 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यहां पर देखिएगा राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के अंदर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका क्या है? राइट आंसर है। जेट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पूछ रहा है आपसे कि आपका धान, एक आता है गेहूं, एक आता है मूंग, कोष्टक में दे रखा है गर्मी या जायद, फसल चक्र की चक्रीयता तीव्रता क्या है?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक आता CRI। तो CRI की बात करेंगे, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो आप निकालते हो, ये निकालते हो फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इनटू क्या होता है 100, समझिएगा। तो यहां पर देखिएगा CRI बराबर नंबर्स ऑफ क्रॉप 1 2 3। अब यहां पर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप निकालेंगे तो देखो धान है, गेहूं है, मूंग है, ये कितना कौन सा फसल चक्र है। तो यहां पर बात करेंगे जो आपका धान है, गेहूं है, मूंग है, ये आपके 1 वर्षीय फसल चक्र में है, क्योंकि आपने खरीफ के अंदर क्या हो गया धान, रबी में क्या हो गया गेहूं, और ये जायद के अंदर आपने क्या उगा दिया मूंग। तो ये 1 वर्षीय फसल चक्र है, तो बटेवा 1 इंटू क्या होगा 100। इसका अर्थ होगा CRI कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 300। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इंटू 100 बराबर क्या निकलता है आपका CRI निकलता है। ये क्वेश्चन आपके जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 29 है, खेत में जल उपयोग दक्षता की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। खेत में जल उपयोग दक्षता की जो गणना है वो किस सूत्र के द्वारा की जाती है। तो देखो एक आता है आर्थिक उपज बटेवा जल उपयोग दक्षता। तो ये इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। आर्थिक उपज बटेवा जल उपयोग दक्षता के द्वारा जल उपयोग दक्षता की गणना की जाती है। जेट 2014 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिवीजन हुआ है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के अंदर कितने बार पूछा गया है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है, ये वायु की गति को मापता है। ये जेट 2014 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सभी मेरे जो वाचिंग स्टूडेंट है मैं उनको कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक बहुत हेल्पफुल ये आपका मैटर है। जितने भी मैंने YouTube के ऊपर आपकी एग्जाम जो आपके एग्रोनॉमी के अलग अलग पार्ट है उन पार्ट के मैंने आपके एग्जाम के क्वेश्चन डाले हैं जो 2002 से लेकर 2019 तक आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगामी जो भी आपकी नेक्स्ट एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगभग 20% जो क्वेश्चन है वो कई बार क्या होता है एग्जाम में वापस रिपीट होते हैं। इसलिए जो भी मैंने क्वेश्चन आपको यूट्यूब के ऊपर डाले हैं वो आप है ना इनको 2 या 3 बार वीडियो को देखा करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अपना जो चैनल है अराइज स्टडीज यूट्यूब जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि राजस्थान के प्रत्येक स्टूडेंट तक अपनी फैसिलिटी पहुंच सके। यहां पर देखिए जो 30 नंबर का क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। और ये जेट 2014 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करेंगे 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है। तो एक मानव जो शक्ति होती है वो 0.5 अश्व शक्ति के बराबर होती है। और यहां पर बात करेंगे ये देखो जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है। तो 0.1। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जैसा कि जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 है राष्ट्रीय बीज अधिनियम सीड एक्ट कब घोषित किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखो सीड एक्ट जो है वो 1966 के अंदर आपके घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर है। और ये जेट 2014 की एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 है एगमार्क कानून कब बनाया गया।
आपकी जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एगमार्क कानून जो है वो 1937 के अंदर बनाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एगमार्क क्या होता है। आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर एगमार्क लगा हुआ रहता है। तो एगमार्क जो है वो कब घोषित किया गया, 1937 के अंदर घोषित किया गया। जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है। तो राजस्थान के अंदर देखो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो अपन राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के अंदर बात करेंगे। एक है आपके बीकानेर में, बीकानेर है आपका, उदयपुर है आपका, जोबनेर है, जोधपुर है आपका, और एक आता है भैया आपके कोटा। तो इस प्रकार से स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर, श्री किरण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर जयपुर, एक आता है जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एक आता है कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये इसका राइट आंसर है। जेट एग्जाम 2016 के अंदर ये पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 35 जो है वो है वायु की गति मापने के यंत्र को कहते हैं। तो वायु की गति मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो देखिएगा वायु की गति को मापने वाले यंत्र को वायु वेग मापी या इसे अपन एनीमोमीटर कहा जाता है। वायु के जो वेग है उसको मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर देखो 35 जो क्वेश्चन है आप बारी बार से देख रहे हो। ये क्वेश्चन कितनी बार आपकी 5 से 6 बार आपके पिछले 5-7 सालों के अंदर ये क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कौन सा यंत्र मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 है, भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो भारत का कुल ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो कितना है। एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 342 मिलियन हेक्टेयर, एक आता है 342.8 लाख हेक्टेयर, एक आता है 328 मिलियन हेक्टेयर और एक आता है 328 लाख हेक्टेयर। तो यहां पर भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया जो है 328.8 मिलियन हेक्टेयर। आपने देखा होगा 328 mH ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है। जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 37 जो क्वेश्चन है, कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र कहलाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है गरीब का दोस्त किस फसल को कहा जाता है। तो गरीब का दोस्त किस फसल को कहा जाता है, आलू की फसल को गरीब का दोस्त कहा जाता है। जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 38 जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में नरेंद्र तोमर, भारत का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र तोमर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2016 के अंदर पूछा गया, इसलिए उस समय इसका जो आंसर था वो क्या था, राधा मोहन सिंह। तो 2016 के अंदर जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसके अंदर भारत का जो प्रधान ये जो कृषि मंत्री था राधा मोहन सिंह था। लेकिन वर्तमान के अंदर अपन बात करेंगे वर्तमान में भारत का जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र तोमर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 है आपके, 39 है सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति का देखो जो संबंध है वो है आलू उत्पादन से बिल्कुल नहीं, अंडा उत्पादन से बिल्कुल नहीं, तिलहन उत्पादन से बिल्कुल नहीं, उद्यान विज्ञान और फल उत्पादन से बिल्कुल राइट आंसर है नंबर 4। सुनहरी क्रांति जो है, सुनहरी क्रांति का जो अर्थ है वो है उद्यान विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जेट 2017 में, जेट 2018 के अंदर बैक टू बैक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है वो है फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई। तो देखो यहां फिफ्थ प्रयोगशाला है, फिफ्थ प्रयोगशाला की बात करेंगे। फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना 1905 में हुई। फिफ्थ नामक साइंटिस्ट ने या फिफ्थ नामक अंग्रेजी
वैज्ञानिक ने इसकी स्थापना की 1905 में। जेट आपकी 2018 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार कंप्लीट एग्रोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन थे जो आपकी जेट 2002 से लेके जेट 2019 तक की एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन किसी नए सेगमेंट के साथ आपकी क्लास के अंदर लाइव आएंगे। धन्यवाद।